गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दो भाग में संस्कृत के दो टॉपिक जो आप लोगों ने भाषा और भाषा शिक्षण शास्त्र के दो टॉपिक आप लोगों ने पिछले दो वीडियो में क्लियर किए हैं। आप तीसरे वीडियो में संस्कृत शिक्षण विधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि प्राचीन काल से लेकर आज तक संस्कृत शिक्षण में कौन कौन सी विधियाँ रही हैं। उन सभी विषयों को आप लोगों को पेडगॉजी सेक्शन में बनने वाले सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और क्वेश्चंस को तो बाद में हम लोग करेंगे। पहले उन सिद्धांतों को ही पढ़ते हैं, उन विषयों को पढ़ते हैं जहाँ से जो विधियाँ रही हैं। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है और इस प्राचीनतम भाषा के साथ प्राचीन काल से ही शिक्षण की कौन कौन सी पद्धतियाँ रही हैं। आप जानते हैं कि प्राचीनतम काल में गुरुकुल परंपरा में शिक्षकों के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता था और समूह में जितने भी शिष्य होते थे अपने गुरु के द्वारा बोले गए वक्तव्यों को या सुन के उसी को दोहरा कर उसी को बोल कर पढ़ते थे और इस तरह से अध्ययन अध्यापन का कार्य चलता था। लेखन की कोई विशेष पद्धति नहीं थी। तो संस्कृत शिक्षण शास्त्र में आपने देखा हुआ है कि संस्कृत शिक्षण विधेय में 3 प्रकार की विधियां दिखाई पड़ रही हैं। पहला है पाठशाला विधि या गुरुकुल विधि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये प्राचीनतम विधि है। दूसरा है नवीन विधि और तीसरा है नवीनतम विधि या न्यू अप्रोचेस, साथ में नवीनतम उपागम भी कहलाती है। आज के इस वीडियो में हम लोग पाठशाला विधि या गुरुकुल विधि के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्राचीन काल में संस्कृत शिक्षण में प्राचीन विधियों के द्वारा किस प्रकार से शिक्षण कार्य किया जाता था और क्रमशः जब हम लोग नवीन विधि और नवीनतम उपागम को पढ़ेंगे तो हम यह जान पाएंगे कि किस प्रकार से बदलाव हुआ है और आज के डेट में, आज के समाज में, आधुनिक काल में किस प्रकार से संस्कृत का शिक्षण किया जाता है। अनेक स्टूडेंट्स यह कहते हुए पाए जाते हैं कि हम संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत नहीं जानते हैं। खास करके यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स इसका बहाना नहीं बना सकते क्योंकि वो उन्हें ये पता होगा कि संस्कृत परिचायिका या संस्कृत दिग्दर्शिका के माध्यम से अनिवार्य संस्कृत सभी लोगों के साथ लगभग हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक जुड़ी रहती है। ये अलग बात है कि हम लोग उसे एकेडमिक में फॉलो नहीं करते क्योंकि इंटरेस्ट भी नहीं आता आप सभी को। इंटरेस्ट ना आने का जो मूल कारण है वो कारण यही है कि शिक्षण की पद्धतियों में जो बिखराव देखने को मिलता है, इसलिए समस्या आती है। तो टेट, सीटेट, पीआरटी या अन्य जितने भी बोर्ड के जितने भी परीक्षाएं इससे संबंधित हैं वे सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम लिखा हुआ है मौखिक एवं व्यक्तिगत शिक्षण विधि और इसके पहले गुरुकुल पद्धति। तो गुरुकुल पद्धति में क्या होता था, पाठशाला में क्या होता था, गुरु और शिष्य एक साथ ही रहते थे और प्रतिदिन गुरु अलग अलग विषयों पर पाठ करवाते थे। स्तोत्र के माध्यम से, गीत के माध्यम से गा कर गुरु के द्वारा शिष्यों को पाठ करवाया जाता था और शिष्य उसी का अनुसरण करते हुए उन्हीं छंदों को, उन्हीं गायन को दोहरा कर बोल करके पढ़ते थे। इससे लाभ क्या होता था कि उन्हें वे स्मृति में समस्त गायन विधियों से वह चीज़ें कंठस्थ हो जाती थीं और स्मृति में बस जाती थीं और धीरे धीरे करके इसी प्रकार से ज्ञान का आदान प्रदान होता था। लेकिन इनके साथ और कौन कौन सी विधियाँ थीं आप एक सीक्वेंस में देखिएगा और ज़रूरत है कि पेन और कॉपी लेकर इसको नोट भी करते रहिएगा क्योंकि इतना डिटेल वीडियो शायद ही आपको मिले। आप सभी लोग अगर इन वीडियोस को कंटिन्यू देखेंगे, लगातार इसका अनुसरण करेंगे तो जितने भी पेडगॉजी सेक्शन होंगे भाषा संबंधी वे सभी क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मौखिक एवं व्यक्तिगत शिक्षण विधि दिया गया है। दूसरा पारायण विधि दिया गया है। सभी से प्रश्न बने हुए हैं, इन प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे।
जब ये टॉपिक समाप्त हो जाएंगे तो हम एक एक एक्सरसाइज को करते जाएंगे और बताते जाएंगे कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। तीसरा वाद विवाद विधि है, चौथा प्रश्नोत्तर विधि है, पांचवा सूत्र विधि है, छठा कथा कथन विधि है, सातवां कक्षा नायक विधि है, आठवां भाषण विधि है, नौवां व्याख्या विधि है, 10वां व्याकरण विधि है और इन 10 के बाद 11वां नहीं बल्कि पाठशाला विधि के साथ एक अन्य विधि अर्थात प्राचीन विधियों में 2 विधियां प्रयोग की जाती थीं। इसे हम बी कर सकते हैं या खा कर सकते हैं और इसे ए कर सकते हैं या का कर सकते हैं। तो पाठशाला विधि या गुरुकुल विधि और दूसरी विधि व्याकरण या अनुवाद विधि जिसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भंडारकर विधि किसमें शामिल है या भंडारकर विधि या व्याकरण अनुवाद विधि शिक्षण में या संस्कृत शिक्षण में किस प्रकार की विधि है, तो चाहे व्याकरण अनुवाद विधि पूछा जाए या भंडारकर विधि पूछा जाए या पाठशाला विधि पूछा जाए या गुरुकुल विधि पूछा जाए, ये सभी प्राचीनतम विधियां हैं और इनसे प्रश्न भी आ चुका है। तो व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि और गुरुकुल और पाठशाला विधि ये सभी प्राचीनतम विधियां हैं, इनको जानते रहिएगा। सभी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के माध्यम से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेक्चर के माध्यम से ही प्रश्नों को हम लोग बाद में करवाने का कार्य करेंगे। पेपर होगा कि नहीं, आप देख रहे हैं कि लगातार न्यूज़पेपर में सीटेट को लेकर संशय बना हुआ है। कुछ लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि पेपर अपने निश्चित समय पर होगा, कुछ लोग ऐसे ही बयान देते हुए पाए जा रहे हैं जैसे न्यूज़पेपर में आ रहा है कि पेपर नहीं भी हो सकता है। तो आप तैयारी बनाए रखिए, जैसा भी होगा वो सभी के लिए होगा, उससे सभी को फ़ायदा नुकसान होगा। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए और बने रहिए माँ अकेडमी लखनऊ के साथ। चलिए पहला देखते हैं मौखिक और व्यक्तिगत शिक्षण विधि। तो मौखिक अर्थात बोलकर, यानी कि इस गुरु जी के लोगों के द्वारा बालकों को या शिष्यों को बोलकर कंठस्थ कराने की जो विधि थी, कंठस्थ करा देना, यानी कि कोई भी पाठ या कोई भी अध्याय बोल बोलकर इतना पढ़ाया जाए और उसका इतना दोहराव करवाया जाए कि बालक को वह कंठस्थ हो जाए। इसमें यदि कोई बालक उच्चारण नहीं कर पाता था तो शिक्षक उसके प्रति जाकर, उसके पास जाकर उससे डायरेक्ट जुड़कर सीधे प्रत्यक्ष संबंध रख के उसके उच्चारण में सुधार करवाता था और अलग से भी पढ़ाने का कार्यक्रम रहता था। तो कुल मिला के आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मौखिक एवं व्यक्तिगत शिक्षण विधि के क्या उद्देश्य हैं, तो पहला इसका उद्देश्य है कंठस्थीकरण को मजबूत करना। कंठस्थीकरण को मजबूत करना अर्थात कि उसे कंठस्थ करवा देना, याद करवा देना, कंठस्थीकरण में बल देता है। और दूसरा कौन सा कार्य करता है? शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण को आगे बढ़ाना इस विधि का प्रमुख लक्षण था। तो पहली विधि मौखिक और व्यक्तिगत शिक्षण विधि जो थी, इसका मुख्य फोकस, इसका मेन टारगेट कंठस्थीकरण और शुद्ध उच्चारण तक था। जहाँ भी उच्चारण में कोई शिष्य गड़बड़ी करता था, क्योंकि प्राचीनतम विधियों में है, तो टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा या गुरु के द्वारा उसे सुधारने का प्रयास किया जा सकता था या प्रयास करते थे। दूसरी विधि है पारायण विधि। पारायण विधि से क्या तात्पर्य है? सिंपल देखिए, इसका जो अर्थ लिया जाता है हम उन अर्थों को भी बताएंगे। आप ऐसे वीडियो भी देखेंगे जहाँ पे पारायण का अर्थ भी नहीं बताया जाएगा, तो हम यहाँ पे आपको एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। साधारण रूप से देखें तो पारायण से एक शब्द बनता है पारायणिक, यानी कि कंठस्थ करने की प्रक्रिया में जो स्टूडेंट या जो विद्यार्थी सबसे पहले कंठस्थ कर लेता है, क्योंकि एक ही क्लास में अलग अलग विद्यार्थी किसी विषय वस्तु को, किसी पाठ को, किसी लेसन को, किसी अध्याय को अलग अलग समय पर याद कर लेते हैं। कुछ पहले याद करते हैं, कुछ के अंदर रटने की या पढ़ने की प्रवृत्ति कम होती है, कमज़ोर होती है, तो वो कुछ देर में उसको कंठस्थ कर पाते हैं। तो जो पहले कंठस्थ कर लेते थे उन्हें कहा जाता था
श्रोत्रिय, यानी कि सुनने में बहुत तेज है, श्रोत्रिय, इसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है, ये तेज से कंठस्थ कर लेता है। और इन्हीं लोगों को पारायणिक भी कहा जाता था। आप अगर रामचरितमानस को देखें तो उसमें आप पाएंगे, या रामचरितमानस को देखें चाहे मूल रामायण को ही देख लें, तो आप देखेंगे लिखा होगा मास परायण। मास परायण का मतलब है कि समयानुसार स्टेप बाय स्टेप क्रम से सीक्वेंस में कुछ कुछ पार्ट को अलग अलग भागों में बांटकर उसको याद कर लेना या कंठस्थ कर लेना। तो यह भी कंठस्थीकरण पर जोर देने वाली एक विधि है जो कंठस्थीकरण पर जोर देती है। इसमें विषय वस्तु को स्मृति में ढालने का प्रयास किया जाता है, अर्थात याद करने का प्रयास किया जाता है। और कैसे? भाग में। मास परायण का अर्थ यही है, वहाँ जो मास परायण लिखा होता है, मास परायण का अर्थात कि छोटे छोटे पार्ट में, एक माह में एक पक्ष में इतना पढ़ लेना है, एक माह एक पक्ष में इतना पढ़ लेना है। जैसे हम लोग टुकड़ों में बांटकर लेसन अध्याय को पढ़ते हैं, वैसे ही पारायणिक विधि का प्राचीनतम काल से अनुसरण होता रहा, जिसमें कंठस्थीकरण पर विशेष बल दिया गया और स्मृति में ज्ञान को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी कर लेंगे। अगला जो सिस्टम है वह आता है वाद विवाद विधि। तो वाद विवाद विधि क्या है? जैसे जो भी, ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है कि जो भी विषय पढ़ा दिया गया हो तो शिक्षक आए और उस टॉपिक को लेकर, उस क्लास में लेकर 2 गुटों में 3 गुटों में क्लास को बांटकर, बच्चों में बांटकर उस पर वाद विवाद करवाए, यानी कि डिबेट करवाए। इससे क्या होता है? बच्चों की तर्कशीलता में वृद्धि होती है, उनकी रुचि बढ़ जाती है और विषय पर सोचने समझने तथा चिंतन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो चिंतन करने के विकास होंगे, उनके मानसिक स्तर का विकास होगा। तो कहीं न कहीं वाद विवाद विधि भले ही प्राचीनतम विधि थी, लेकिन यह बच्चों के लिए, बालकों के लिए बड़ी अच्छी विधि थी। तो वाद विवाद विधि के माध्यम से कौन सा कार्य होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो हम ऐसा कहेंगे कि तर्क पर विशेष बल होता है, तर्क पर विशेष बल होता है। और तर्क से विशेष बल प्राप्त करने से बच्चों को क्या लाभ होगा? तो इनके चिंतन में वृद्धि होगी, और चिंतन में वृद्धि होगी तो बुद्धि का निश्चित रूप से विकास होगा। और बुद्धि का विकास क्या करवाता है? बुद्धि का विकास निर्णय में प्रमुख भूमिका दिलवाता है, निर्णय में प्रमुख भूमिका दिलवाता है। तो वाद विवाद विधि के द्वारा। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षक किसी भी स्वतंत्र टॉपिक को छेड़ दे जो बच्चों को जानकारी हो, बालकों को जानकारी हो, लेकिन उस पर ज्ञान ना दिया गया हो। पहला हमने बताया था जिस पर ज्ञान दिया गया हो। दूसरा है जिस पर ज्ञान न दिया गया हो, जिस पर कोई शिक्षण नहीं किया गया हो, बस बच्चों में रुचि बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उन पर सीधे बच्चों से डिबेट करवाएं, जिससे उनके मन में जो पूर्वाग्रह हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो यदि आपसे कहीं पूछा जाए कि वाद विवाद विधि से पूर्वाग्रह दूर होता है कि नहीं, निश्चित रूप से जो पहले के ज्ञान होंगे, जब शिक्षक उसको डिस्क्राइब करेगा, उसकी व्याख्या करेगा तो दूर हो जाएंगे। तो वाद विवाद विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्राचीनतम काल में भी महत्वपूर्ण थी, यह नवीन विधि में भी शामिल होगी और यह नवीनतम विधि में भी शामिल होगी। जैसा कि NCF 2005 में आप देखेंगे तो उसमें भी इस विधि को शामिल किया गया है। NCF के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के बारे में जानते हैं। वहाँ पर भी इन विधियों को महत्व दिया गया है। अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि, अर्थात शिक्षक के द्वारा क्लास में या पाठशाला विधि से जोड़ेंगे तो प्राचीनतम काल में गुरुकुल परंपरा में शिक्षक के द्वारा अपने शिष्यों से प्रश्नोत्तर के माध्यम से अध्ययन अध्यापन करने की विधि। अब आप कहेंगे प्रश्नोत्तर से कौन सा लाभ होने वाला है?
प्रश्नोत्तर से सर्वाधिक यह लाभ होता है कि बच्चों की आवृत्ति क्षमता का विकास होता है। आवृत्ति क्षमता अर्थात जब भी शिक्षक क्लास में प्रश्न करेगा तो नए प्रश्न करने की बजाय वह पढ़ाए गए विषय वस्तु का ही प्रश्न पूछेगा। इससे क्या होगा, इससे लाभ यह प्राप्त होगा कि जो भी स्टूडेंट होंगे, जो बालक होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, वह विषय वस्तु उनकी स्मृति में बस जाएंगे और जब प्रश्नोत्तर विधि से करेंगे तो उनके ज्ञान में वृद्धि होगी और फैक्ट के रूप में वृद्धि होगी। उनमें उस कहानी, कथा या पाठ से जुड़े हुए जितने भी बिंदु होंगे वे सब स्पष्ट हो जाएंगे। बस कभी भी ऐसा पूछा जाए कि प्रश्नोत्तर विधि से तार्किक क्षमता की वृद्धि होती है तो नहीं, तो तार्किक क्षमता की कोई वृद्धि नहीं होती है। इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, इससे उस विषय के ज्ञान की वृद्धि होती है, पाठ के समझ की वृद्धि होती है और वह लेसन या पाठ कितना समझ में आया है इसका मूल्यांकन टीचर को करने में थोड़ा सा लाभ प्राप्त होता है कि बच्चे को इस विषय वस्तु या पाठ के बारे में कितना समझ में आया है। उम्मीद करते हैं कि आपको चारों विधियां समझ में आई होंगी। पांचवी विधि और सबसे महत्वपूर्ण विधि है सूत्र विधि। और जो भी टेट, सीटेट या पीआरटी में जिन लोगों ने पहले हमसे पढ़ रखा है, व्याकरण वाले पोर्शन को ऑफलाइन जिन लोगों ने पढ़ रखा है, उन्हें पता होगा कि सूत्र विधि के बारे में व्यक्तिगत रूप से हम विशेष ज्ञान आप लोगों को पहले से देते रहते हैं। आप देखिए आज दुनिया में जब जीएस की बात करेंगे तो जीएस में ट्रिकी मेथड, मैथ्स की बात करेंगे तो ट्रिकी मेथड, अनेक क्षेत्रों में ट्रिक के प्रयोग किए जाते हैं और सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है। इसी सूत्र से ट्रिक मेथड निकल कर आया है। तो सूत्र का मतलब क्या होता है? सूत्र शब्द बना है सूत से। सूत अर्थात धागा, अर्थात जो मूल विषय वस्तु है उसमें पकड़ को प्रदान करता है। इससे क्या होता है? विषय वस्तु सहज बन जाती है, सरल बन जाती है और आसानी से स्मृति में बस जाती है। आसानी से संक्षेप में स्मृति में बस जाती है। जैसे आचार्य पाणिनि को प्रथम सूत्रकार कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी नामक जो पुस्तक लिखी थी उसको सूत्र विधि से लिखा था, इसलिए इन्हें सूत्रकार कहा जाता है। तो सूत्र से क्या होता है? विषय वस्तु संक्षेप में हो जाता है और आसानी से याद हो जाता है, मतलब स्मरण करने में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो सूत्र विधि सभी बालकों के लिए शिक्षण में आवश्यक है क्योंकि सूत्र विधि से कितना भी बड़ा पाठ हो, कितना भी बड़ा लेसन हो, उससे बालकों को याद करने में, उन्हें अपने दिमाग में संचित करने में, स्टोरेज करने में सूत्र विधि बहुत ही सहायक है। और सूत्र विधि से बालक बड़े बड़े पाठ को, बड़े बड़े अध्याय को, बड़े बड़े विषयों को आसानी के साथ अपने दिमाग में रख सकता है। तो क्रमिक रूप से देख रहे हैं कि आप सभी विधियाँ, प्राचीनतम विधियाँ भी कहीं न कहीं बालकों के लिए उपयोगी थीं और जो विधियाँ आज में बदल गई हैं उनको हम नए टॉपिक के साथ जोड़कर आप लोगों को बताएंगे। सूत्र विधि के बाद जो दिया गया है वह है कथा कथन विधि। तो कथा कथन विधि क्या कहती है? कथा अर्थात कहानी, यानी कि शिक्षक या गुरु क्लास में विषय को रुचिकर बनाने के लिए, विषय को इंटरेस्टेड बनाने के लिए पढ़ाने का एक तरीका है कि आएँ और पूरे लेसन को पहले एक कहानी के रूप में, कथा के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दें। इससे बच्चे का जुड़ाव, कनेक्शन टीचर के साथ और पूरे क्लास के साथ जुड़ जाता है और फिर वह आसानी से विषय वस्तु को समझता है। तो कथा कथन विधि से भी क्या फ़ायदा होता है? कथा कथन विधि से क्या होता है?
विषय रुचिकर हो जाता है और बच्चों का विषय के साथ सामंजस्य स्थापित हो जाता है, उनमें अर्जन और ग्रहण की क्षमता का विकास होता है। इसलिए प्राचीनतम कथा कथन की विधि भी बालकों के लिए बहुत उपयोगी थी। और इसके बाद दिया गया है कक्षा नायक विधि, इसके बारे में बताएंगे। और इनके आगे जो विधियां दी गई हैं, भाषण विधि, व्याख्या विधि, व्याकरण विधि और भंडारकर विधि, जो दूसरी विधि है, जो प्राचीनतम विधि के दूसरे भाग हैं, इन पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कक्षा नायक विधि पर चर्चा हम कर लेते हैं। कक्षा नायक विधि वही है, जैसे आजकल क्लास मॉनिटर दिखाई पड़ते हैं, तो जो भी सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट होता था उसे गुरु अपने सम्मुख रखते थे, जानते थे कि ये ज़्यादा टैलेंटेड, ज़्यादा होशियार है, इसे ज़्यादा ज्ञान मिल रहा है। तो जब भी विषय का आवृत्ति करवाना होता था, उसे बार बार रेपिटेशन करवाना होता था, बार बार बच्चों को उसे रटवाना होता था, पढ़ाना होता था। तो पाठशाला मेथड में, पाठशाला विधि में शिक्षक उन बालकों के द्वारा स्मरण करने की शक्ति का विस्तार करता था कि जिससे बच्चों को पूरा का पूरा मटेरियल, पूरा का पूरा विषय कंठस्थ हो जाए, उन्हें स्मरण हो जाए और उनके दिमाग में स्टोर हो जाए, संचित हो जाए। तो कक्षा नायक अर्थात क्लास मॉनिटर का उपयोग किया जाता था। उम्मीद करते हैं कि आज जितना भी विधि हमने बताई है उसे आपने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। बाकी अन्य विधियों को, भाषण विधि, व्याख्या विधि, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बने रहिए लगातार माँ अकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।